Hello students, I am Sumant Tevatia and here is your chapter lesson 3 Discovering Tut. The saga continues and it is from Hornbill. ये आपके हॉर्नबिल पार्ट से लिया गया है लेसन 3 आपका ये एंड इट इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये रियली। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं यार ये बोरिंग लेसन है, बोरिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है। कुछ को लग सकता है, वो अलग बात है, इट मे बी, बट वास्तव में बड़ा अच्छा चैप्टर है और नॉलेज गिविंग चैप्टर है। ऐसी बात नहीं है कि आपको हिस्ट्री की भी नॉलेज मिलेगी और रियलिटी है इसमें। सबसे पहली बात की इमेजिनरी नहीं है, रियलिटी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इस लेसन का मेन बातें देख लीजिए इसकी। सबसे पहले तो जो हमारा ये टट यानी कि किंग रहा है ये, और इसमें सबका इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ इसमें मेनली। किंग टट बिकेम किंग एट 11 ईयर्स। ये 11 ईयर्स की एज में राजा बन गया था ये, जो किंग टट से। ठीक है, अब किंग टट के 3 नेम्स थे इसमें। 2 नेम्स तो उन्होंने खुद ही रखे थे, और नॉर्मल लैंग्वेज में या शॉर्ट में हम जो बोलते हैं टट बोलते हैं उसको, लेकिन ये 2 नेम्स उन्होंने खुद रखे थे, ट्यूटनखामुन एंड ट्यूटनखातेन। ये इन्होंने खुद रखे। लेकिन इन्होंने क्या कि इनसे भी कुछ रिलेटेड इन्होंने क्यों रखे, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कि जो स्टार्टिंग नेम है वो तो सेम है, पर लास्ट के नेम में ही चेंज किया गया है। अब लास्ट में क्या क्यों चेंज किया, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब देख लीजिए बर्थ इनकी 1941 बीसी में इनका बर्थ हुआ और इनकी डेथ हुई 1921 बीसी में। ठीक है, एट द एज ऑफ 19 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि टीनेजर थे ये। टीनेजर मीन्स 13 से 19 तक जो एज होती है, आपको भी मालूम है, उसे टीनेजर्स बोलते हैं। तो टीन एज में इनकी डेथ हो गई थी 19 ईयर्स की एज में। ओके, अब आप ये सोच सकते हैं कि यार हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो 1341 में तो उनका बर्थ हुआ और 1321 में उनकी डेथ हुई। अब ये तो सेम ऐसे हो गया, आप मान सकते हैं कि जैसे कोई 1941 में मान लो किसी का बर्थ हुआ और 1921 में उसकी डेथ हुई। यार कैसे हो सकता है, नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट से जन्म के समय का पहला टाइम जो है, क्राइस्ट के जन्म के समय का जो पहला टाइम है वो बीसी होता है। वो जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है वो एडी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अब जो बीसी है बिफोर क्राइस्ट, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ लें कि मतलब एक तरीके से जो बैक काउंटिंग आपने सीखी होगी छोटे में, बैक काउंटिंग में चलता था। यानी कि कैसे, जैसे 13 चल रहा है, फिर 12, फिर 11, ऐसे करते करते वो 0 पर पहुंचा टाइम। समझ रहे हैं ना, जब बैक काउंटिंग करते हैं आप, सपोज 10 से 1 तक आप पहुंचे, 10, 9, 8, 7 इस तरीके से, तो ऐसे ये उल्टा चलता था टाइम उस पर वहाँ पर। तो तब आप समझ सकते हैं आप। तो उनका बर्थ कब हुआ, 41 में, 1341 में। अब जब बैक में चले तो 1321 में उनकी डेथ हो गई। तो कुछ मंथ्स का अंतर हो सकता है, 19 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो आप समझ गए ना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले टाइम उल्टा चलता था, फिर ये 0 पर पहुंचा। समझ रहे हो ना, 0 पे पहुंच करके तब जो हमारा एडी है 1 से ये स्टार्ट हुआ, जो अब हम 2020 में जो इस टाइम चल रहा है वो 2020, यानी कि 2 ईयर्स 2020 ईयर्स अब एडी के हो गए हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। हमारा अब आगे की काउंटिंग चलती है, ये जो बीसी है बिफोर क्राइस्ट के जो टाइम था वो बैक काउंटिंग में चलता था। इट इज क्लियर, ध्यान रखना। ओके, अब देख लीजिए टर्म, इनके जो नाम के जो टर्म है, ऐसा अपने नाम के सामने इन्होंने खामुन, खातेन ऐसा कैसे लगाया, अब ये देख लीजिए। अब ये मीनिंग है इनके, खामुन मीन्स क्या होता है, इजिप्टियन गॉड ऑफ सन एंड एयर। देखो हर कंट्रीज के अपने अपने बिलीव होते हैं, अपने अपने गॉड होती हैं, वर्शिप करने के अलग अलग अपने तरीके होते हैं। कोई किस गॉड को मानता है, कोई किसी गॉड को मानता है। तो इजिप्ट में भी सन और एयर को गॉड के रूप में मानते थे और उनको बोला जाता आमुन।
आमुन, इन्होंने लगाया इसके नाम है ABAMUN, आमुन। तो यहाँ पे क्योंकि ये इनके बिलीव करते थे इनमें, तो इन्होंने अपने नाम के सामने लगाया आमुन। तो क्या नाम हो गया आपका फिर इनका? ट्यूटनखामुन। ओके, फिर उसमें लगा एथेन। तो इसमें क्या? एथेन में डिस्क ऑफ सन, डिस्क ऑफ सन, तो ये भी सन से रिलेटेड हो गया, ये भी गॉड से रिलेटेड हो गया। ओके, और एक होता है इसमें फेरो। फेरो तो अलग है, ये तो नेम से रिलेटेड है दोनों, लेकिन फेरो मीन्स होता है इजिप्शियन वर्ड होता है ये फॉर किंग, यानी कि किंग को इजिप्ट लैंग्वेज में फेरो कहा जाता है। ओके, तो फेरो तो थे ही है, ठीक है। अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम है डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज। अब सागा मीन्स क्या है यहाँ पर? सागा मीन्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लॉन्ग स्टोरी है ये, और जो कंटिन्यू चली आ रही है, यानी कि कोई भी ऐसी स्टोरी जो बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। ओके, एंड और जो इजिप्शियन बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, जो भी इजिप्शियंस होते थे या आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, जो हम लोग आज भी करते हैं। भाई हम लोगों का ही मानना है कि जब आदमी की डेथ हो जाती है तो दोबारा बर्थ लेता है, रीबर्थ होता है उसका, यानी कि आफ्टर लाइफ भी दोबारा, आफ्टर लाइफ में ये कहते हैं, हम तो रीबर्थ में करते हैं। आफ्टर लाइफ में ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, और वो इंसान जिसकी डेथ हो गई है वो सब उसका ऐसी डेली दिनचर्या चलती है, यानी कि वो खाता भी है, उसे सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सारी चीज़ें उनके जब उनको बरीड करते थे तो उनके साथ ज़रूरत का सारा सामान, वो सामान भी उनके साथ बरीड करते थे, वो भी दफनाते थे, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में भी विश्वास रखते थे। ठीक है ना? ओके, अब एक और देख लीजिए आप, हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922। अब जो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक ये ऐसे बरीड रहा उसमें, और 1922 में इसको डिस्कवर किया गया, उसके टॉम्ब को। ठीक है, उसका जो मकबरा था, टॉम्ब था, उसको डिस्कवर किया गया किसके? बाय फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर। एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं हॉवर्ड कार्टर, उन्होंने 1922 में उसके टॉम्ब को डिस्कवर किया। इसी बेस पर ये पूरा चैप्टर है, ये इसकी स्टोरी है। ओके के स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा इसका बैकग्राउंड जो है, ये है इस तरह का। ओके, so students, let us start the lesson. His mummy had been subjected to a X-ray and later a CT scan. अब देखो, जो ये फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं हॉवर्ड कार्टर, इन्होंने इसको 1922 में इसको डिस्कवर किया, और फिर इसको बाद में इसकी मम्मी को जो है सीटी स्कैन के लिए लाया गया, यानी कि इसकी जो बॉडी थी उसको सीटी स्कैन करना था। These investigation have answered a lot of questions and offer new clues on his life and death. अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हम लोगों के मन में उठते थे, उनका जवाब मिल गया, उन्हें आंसर मिल गया, और कुछ क्लू मिल गए हमें उनके लाइफ और डेथ के बारे में भी, किस तरह डेथ हुई, क्योंकि उस समय डेथ उनके मानते थे कि डेथ जो नॉर्मल नहीं थी, भाई मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, सब लोग इस कंफ्यूजन में थे। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई। टीनेजर में 19 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और हेयर मीन्स जो उत्तराधिकारी था उनका, वो लास्ट पावरफुल फैमिली थी, और उनका लास्ट उत्तराधिकारी था एक ट्यूट। ठीक है, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो इजिप्ट में जिसने रूल किया, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उनका जो एम्पायर था, शासन था, वो सेंचुरीज तक चला, शताब्दियों तक चला। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गॉड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। क्या हुआ कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसको लेडन का मतलब लाद देना, खूब ज्वेलरी से, सोने चांदी से उसको लाद दिया गया, यानी इसको बरीड कर दिया गया, और फिर उसको भुला दिया गया। ओके,
Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब जब से since the discovery of his tomb, अब इसकी जो डिस्कवरी की गई थी 1922 में, टॉम की, उसके मकबरे की जो डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी, अब जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का जो वर्ल्ड है, वो ये अनुमान लगाता था कि क्या हुआ उसके साथ, मर्डर हुआ, क्या हुआ, जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, मर्डर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि हाँ भाई इसका मर्डर हुआ होगा. नाउ लिविंग इन टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. अब इन 80 ईयर्स में पहली बार उस टॉम का निकाला गया, यानी कि उस टॉम को देखा गया. टट हैड अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. यानी कि इन 80 सालों में पहली बार उसकी बॉडी को सीटी स्कैन से गुजारा गया, यानी कि सीटी स्कैन कराया गया उसका. एंड दैट ऑफर न्यू क्लूज, और उनसे नए नए सुराग हमें मिले, नए नए क्लू मिले, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए नए हमें सुराग मिले. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉइस फेरो. बॉइस फेरो क्यों कहा गया इसमें? क्योंकि बॉइस का मतलब लड़के जैसे दिखने वाला फेरो था, क्योंकि फेरो मीन्स किंग, और किंग हम नॉर्मली एक अच्छे एज वाले को मानते हैं. अब ये तो लड़के जैसे दिखने वाला क्यों था? क्योंकि तो लड़का ही था, बहुत कम एज का था. तो लड़के जैसे दिखने वाले फेरो के साथ क्या घटना घटी, उसकी जो सटीक जानकारियां थी, ये हमें सीटी स्कैन से मिली. An angry wind stirred up ghostly dust devils as the king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब देखो ये उसी समय क्या हुआ कि जब इनको निकाला गया वहाँ से, तो एक बहुत तेज हवा, जिसे एंग्री विंड का मतलब क्रोधित हवा, बिल्कुल आप कहते हैं घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत से रिलेटेड हम मानते हैं, यानी कि भूता धूल के दाना उड़ा दिए उन्होंने. ऐसी हवा चली, ऐसी क्रोधित हवा चली कि धूल के दाना उड़ा दिए, यानी कि खूब धूल उड़ी. ऐसी हवा चली किस समय? ये एज किंग टुट वो टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. रेस्टिंग प्लेस का मतलब जहाँ पे उनको बरीड किया गया था, दफनाया गया था, उस प्लेस से जब उनको ले जाया गया, कहाँ से? कब्रिस्तान से, सीमेट्री. और उस कब्रिस्तान को किसके नाम से जाना जाता था? नोन एज द वैली ऑफ द किंग. जहाँ पे जिस कब्रिस्तान में उनको बरीड किया गया था, उस कब्रिस्तान को आप ये वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता था. ओके. डार्क पैलिड क्लाउड हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. अब पूरे दिन घने काले बादल सुनसान स्काई में, डेजर्टेड स्काई में, सुनसान स्काई में ऐसे दौड़ते रहे, खूब बादल चलते रहे, खूब बादल दौड़ते रहे. एंड नाउ वर बेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे. और अब वे कैसे लग रहे थे? वे तारे कैसे लग रहे थे? जैसे छिप गए हो. किस तरह छिप गए? बादलों के पीछे छिप गए, जैसे कि कैस्केट होता है. कैस्केट आप जानते हैं? ज्वेलरी बॉक्स, जैसे कैस्केट में ज्वेलरी छिप जाती है, इसी तरह से उन घने बादलों के पीछे जो स्टार्स थे वो छिप गए थे. यानी कि जिस समय उनके टॉम को निकाला गया, ले जाया जा रहा था सीटी स्कैन के लिए, उस टाइम के को जो वेदर था वो बताया कि किस तरीके से तेज हवा चल रही थी, इतनी धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, बादल इस तरह से तेजी से चल रहे थे स्काई में भी, वो सारी कंडीशन आपको बताई गई है. ओके. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. और 2005 की ये 5 जनवरी की बात है, शाम के 6 बजे की. ओके. जिस दिन ये निकाला गया था. The world most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Okay? अब क्या कह रहा है ये? The most world famous mummy. भाई ये जो किंग टूट की जो मम्मी थी, ये वर्ल्ड फेमस मम्मी है. ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू, जो सबसे पहले, ग्लाइडेड का मतलब थोड़ा खिसका करके, नेचुरली जब उसको सीटी स्कैन के लिए लेके जाएंगे तो थोड़ा खिसका करके, उठा करके तो लेके जाएंगे. तो सीटी स्कैन में जो पहली बार गुजारा गया है, जिससे
उसका इन्वेस्टिगेशन करना था, परीक्षण करना था, मेडिकल मिस्ट्रीज को पता करना था कि भाई क्या रहस्य था, किस तरह इसकी डेथ हुई उससे। और लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, भाई छोटा एज का था, यंग रूलर था जिसकी डेथ लगभग आज से 3300 ईयर्स पहले हो गई थी। अब उसकी जो बॉडी थी उसके लिए उसको सीटी स्कैन से गुजारना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, and remaining part of the lesson will be covered in our next video. Thank you very much.